हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण पाठ के अंतर्गत एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा आप बच्चे लगभग कक्षा 2 या 3 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो संज्ञा से बिल्कुल भी आप अनभिज्ञ तो नहीं हैं। यानी संज्ञा में आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे आप बिल्कुल ये स्मरण करेंगे कि ये तो मुझे पता है, ये तो मैं जानता हूँ। तो अगर हम इस पाठ को सिर्फ एक दोहराव की दृष्टि से भी लें तो भी ये पाठ हमें बहुत कुछ सिखाएगा। तो संज्ञा किसे कहते हैं ये जानने के लिए, साथ ही साथ इसके भेद कितने होते हैं, ये सब कुछ पढ़ने के लिए चलना पड़ेगा आपको मेरे साथ। तो शुरू करते हैं आज की हमारी व्याकरण यात्रा संज्ञा पाठ के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे संज्ञा, जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। यानी आप इंग्लिश में भी बहुत सिंपल वे में इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। और संज्ञा हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब भी कभी आप किसी से मिलते हैं, पहली जो आपकी फर्स्ट मीटिंग या पहली मुलाकात जिसे मैं कहूँ, तो उसमें सबसे पहला सवाल होता है कि आपका नाम क्या है, ठीक है। या फिर दूसरा सवाल होता है कि आप किस शहर से हैं। तो यहाँ पर चाहे स्वयं का नाम हो, शहर का नाम हो, किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान का नाम हो, ये जो नाम चीज़ है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप किसी से कहें मैं वहाँ रहता हूँ, तो आपसे दूसरा सवाल तुरंत पूछा जाएगा, वहाँ भाई कहाँ? तो आपको बताना पड़ेगा उस शहर का नाम। अगर आप किसी से नाम पूछते हैं, कोई और आपसे नाम पूछता है, तो आपका एक पर्टिकुलर नाम जो है वो है आपकी पहचान। जैसे मेरा नाम प्रज्ञा, ये मेरी पहचान है, आपके नाम आपकी पहचान है। तो संज्ञा क्या है? वो हमारी पहचान है। यानी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का जो पहचान होती है, जो उसका बोध कराती है जो चीज़, वो क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। अब यहाँ पर व्यक्ति से मतलब इंसानों से होता है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो आप समझ रहे हैं, हर एक चीज का नाम संज्ञा कहलाएगा। पढ़ते हैं इसके आगे किस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। संज्ञा के भेद, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, ठीक है। जब आप बचपन में संज्ञा पढ़ते थे कक्षा 2-3 के लगभग से लेके कक्षा 5 और 6 तक, तो यहाँ पर आप संज्ञा के 3 भेद पढ़ते थे, ठीक है। और कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक पढ़ते थे। लेकिन अब आप आ गए हैं कक्षा 7 में, और आने वाली कक्षा 7 के ऊपर जो आप क्लासेस पढ़ेंगे उसमें आप संज्ञा के भेद पढ़ेंगे 5, क्योंकि पहली चीज अब आपकी पढ़ाई का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है ना, और जो भेद हैं उसके प्रकार भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे संज्ञा 5 प्रकार की। तो किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो कि हमने तो 3 प्रकार की पढ़ी है, यहाँ 5 क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में आते जाएंगे आप संज्ञा के 5 भेद पढ़ेंगे। बताती हूँ आपको किस प्रकार इनको पहचाना जा सकता है। तो सबसे पहले हमने जैसे संज्ञा में पढ़ा, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वस्तु कौन हो गई? जैसे कि कोई मेज हो गई, पुस्तक हो गई, या फिर कोई स्थान का नाम, तो जैसे मुंबई हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, हरियाणा हो गया, जबलपुर हो गया, जोधपुर हो गया, तो किसी भी शहर का नाम। फिर किसी भाव का नाम, किसी भी भाव का, जैसे मेरे अंदर किसी चीज़ को देखकर किसी प्रकार की कोई भावना उत्पन्न हुई है, गहरा की भावना उत्पन्न हुई, सुंदर की भावना उत्पन्न हुई, अच्छा या बुरा की भावना उत्पन्न हुई, तो ये सारी संज्ञाएं, ये सारे शब्द संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हम आ गए सबसे पहले संज्ञा का पहला भेद जो कि था व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति यानी कि पर्सन। तो जब भी हम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर्टिकुलर जब आप किसी एक चीज के बारे में बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे आगरा एक शहर का नाम है, रामचरितमानस एक ग्रंथ का नाम है, राम किसी लड़के का नाम हो सकता है, गांधी आप जानते हैं गांधी किसी का सरनेम हो सकता है, या फिर गांधी जी को लिखा गया है। तो इस प्रकार जब कोई कंफ्यूजन नहीं होता, सीधा सीधा बात जिसके बारे में कही जा रही है उसके बारे में होती है और स्पष्ट रूप से नाम दिया रहता है, वो कौन सी संज्ञा कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो स्पष्ट रूप से किसी भी चीज का नाम दिया जाना व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरी ओर चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से, संज्ञा शब्द से पूरी की पूरी जाति का पता चलता है, उसका बोध होता है या समुदाय का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब मान के चलिए कोई बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हैं, ठीक है। आप किसी बगीचे में गए हैं, वहाँ बहुत सारे फूल खिले हैं और आप मुझे बता रहे हैं कि प्रज्ञा मैम वहाँ पर उस बगीचे में तो बहुत सारे फूल खिले हुए हैं।
आपने मुझे फूलों के बारे में तो बताया, लेकिन आपने मुझे कोई स्पेशल फूल नहीं बताया कि वहाँ पर गुलाब था या मोगरे हैं या चमेली है या गेंदा लगा हुआ है। तो आपने मुझे फूलों के बारे में बताया। अब ये फूल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें सारे फूल आ रहे हैं। अब मैं अपने अंदाजे से अंदाजा लगा सकती हूँ कि वहाँ पर ये सारे फूल हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि वहाँ पर गुलाब लगे हैं, तब तक वो जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएगा फूल। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर है। अब जैसे बात करते हैं नदी, तो यहाँ पर नदी की तो बात हो रही है, पर यहाँ पर नदी का नाम नहीं लिया जा रहा है। अगर नदी का नाम लिया जाएगा तो वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जब तक नदी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो जातिवाचक संज्ञा के आधार पर जानी जाएगी। सेना, अब यहाँ पर थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, कौन सी सेना है बिल्कुल नहीं पता, तो सेना यहाँ पर एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। फिर है अध्यापक, भाई हिंदी के अध्यापक, गणित के अध्यापक, विज्ञान के अध्यापक, भूगोल के अध्यापक, कौन से अध्यापक? तो अध्यापक यहाँ पर पूरे के पूरे टीचर्स जाति जो होती है उसको यहाँ पर उसके लिए प्रतीकात्मक शब्द के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। फिर है किसान, कौन सा किसान भाई? तो यहाँ पर किसान। सागर, कौन सा सागर? हिंद महासागर या अरब सागर। झरना, कौन सा झरना? पचमढ़ी का झरना या बीफॉल का झरना या कोई और झरना, धुआंधार जलप्रपात का झरना। तो यहाँ पर भी झरने का नाम स्पष्ट नहीं है। तो जब नाम स्पष्ट हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नाम स्पष्ट ना होकर उस पूरे समूह की बात की जाए, उस पूरे समुदाय की बात अगर की जाती है, तो आप यहाँ पर उसे जातिवाचक संज्ञा समझेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार दो यहाँ पर क्लियर हुई, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा पर। भाववाचक संज्ञा को जो पहचानना है वो होता तो बहुत आसान है, लेकिन कई बार बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो वो कंफ्यूजन हम यहीं पर दूर कर लेंगे। किस भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब ये भाव कौन से होते हैं जिन्हें आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे मिठास, मिठाई को खाने के बाद आपके मुंह में, आपके अंदर क्या क्या फीलिंग आई? मिठास की फीलिंग आई। थकान, आपने बहुत अधिक काम कर लिया, आपने कहा मुझे इस काम के बाद तो बहुत थकान महसूस हो रही है। अब आपकी थकान आपको तो फील हो रही है, बट वो कोई दूसरा फील नहीं कर सकता। तो ऐसी चीजें जो हम स्वयं अपने लिए महसूस करते हैं वो होती हैं भाववाचक संज्ञाएं। कड़वापन, आपने करेला खाया, करेले का जूस पी लिया, कड़वापन सिर्फ आपके मुंह में आ रहा है, उसका टेस्ट, तो आपको पता है कि एक जो टेस्ट है इसका ये कड़वा है। अगले को अगर आप बता भी रहे हैं कड़वा है तो उसे पता है कि कड़वा क्या होता है, लेकिन आपका टेस्ट सिर्फ आप ही महसूस कर पा रहे हैं। फिर बुढ़ापा, कोई व्यक्ति अगर बहुत अधिक उम्र है तो उसकी तकलीफ है वो व्यक्ति सहन कर रहा है, उसका भाव जो है वो उसके अंदर आ रहा है, तो बुढ़ापा। गरीबी, सजावट, शीतलता आदि। तो ऐसे शब्द जो है, बर्फ आपने अपने हाथ में पकड़ लिया, आपको उसकी शीतलता महसूस हो रही है, ठंडक महसूस हो रही है, तो आप उसको महसूस कर रहे हैं। अन्य कोई उसको महसूस तो कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ से महसूस नहीं कर रहा, वो उसे बस पता है कि बर्फ ऐसी ठंडी होती है। तो यहाँ पर अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के दो और भेद स्वीकृत कर लिए गए हैं। तो इस प्रकार के शब्द पहले तो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी और साथ ही साथ हिंदी में भी। अब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत इसमें दो और भी चीजें ऐड कर ली गई हैं। कौन कौन सी? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो द्रव्य से आप किसी पदार्थ से संबंधित समझ सकते हैं, कोई मटेरियल से संबंधित समझ सकते हैं, और समूह यानी कि जब कोई ग्रुप की बात होती है, बहुत ग्रुप जिसे आप कहते हैं, उस आधार पर आप इसको समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसको भी एक बार समझ लेते हैं। द्रव्यवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, कोई मटेरियल का बोध होता है, वो कहलाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध, पानी, सोना, चांदी, तेल, चावल, इस तरीके की कोई भी वस्तु वो क्या कहलाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब यहाँ पर द्रव्य से मतलब आपको सिर्फ लिक्विड आइटम्स से नहीं लेना है, द्रव्य मतलब पदार्थ, है ना, उससे आपको यहाँ पर समझना है। अगला है समूहवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों के समूह का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मेला, अब मेले में क्या है? बहुत सारे लोग होंगे। सभा, बहुत सारे लोगों की सभा हो सकती है, मतलब ग्रुप जिसे आप कहते हैं ना, ग्रुप, बहुत बड़ा समूह जिसे कहा जाए। सेना, भीड़, झुंड, गिरोह आदि। तो यहाँ पर जातिवाचक और समूहवाचक में थोड़ा सा अंतर भी है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर गिरोह, झुंड, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ द की आप जिसे कहते हैं, बंच ऑफ द ग्रेप्स आप जिसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? फूलों का गुलदस्ता,
ये सारी चीजें समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इसमें एक ही जैसी बहुत सारी वस्तुएं शामिल होती हैं, व्यक्ति या वस्तुएं शामिल होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब एक संज्ञा में बहुत बड़ा जो टास्क होता है वो होता है संज्ञा से बहुत सारी चीजें बनाना। तो अब भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? तो भाववाचक जो संज्ञाएं हैं वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनती हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्वब, ता आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर आप एक शीट देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब हम उसको जो बदलेंगे, कैसे बदलेंगे वो आप देखेंगे। भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं। यहाँ सबसे पहली जो आप शीट देख रहे हैं, ये वाली लाइन जो है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है, और जब हम उनसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो वो कैसे शब्द निर्माण होंगे वो यहाँ आप देखिए। जातिवाचक संज्ञा शब्द है बच्चा। अब बच्चे को देखकर आपके अंदर कौन सा भाव आया? बचपन का भाव आया। तो बच्चा की जो संज्ञा आपने भाववाचक शब्द बनाया वो क्या बना? बचपन। बूढ़ा, बुढ़ापा। मनुष्य, मनुष्य को देखकर आपके अंदर कौन सा भाव आया? मनुष्यता का। सेवक से सेवा का। लड़का, लड़कपन। नारी, नारित्व। शत्रु से शत्रुता का भाव आता है। युवा से यौवन का भाव आता है। कोई अगर व्यक्ति वीर व्यक्ति से हम मिलते हैं तो हमारे अंदर वीरता का भाव जागृत होता है। शिशु, शैशव। नारी, नारित्व। अब यहाँ पर जो शब्द मैं पढ़ूंगी ये है विशेषण शब्द, और इनसे हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे कि मित्र, मित्र एक विशेषण शब्द है। अब यहाँ देखेंगे मित्र का। मित्र से मित्रता। मीठा, मिठास। ठंड, ठंडक। गोल, गोलाई। भूखा, भूख का भाव जागृत होगा। महान को देखकर महानता का भाव जागृत होगा। किसी ऊंची चीज को देखकर हमें ऊंचाई का भाव जागृत होगा। प्यासा से प्यास का पता चलता है। चतुर से चतुराई का पता चलता है। भोला से भोलापन का भाव जागृत होता है, और सफेद से सफेदी का भाव आता है। बढ़ते हैं अगला सर्वनाम शब्दों से। तो सर्वनाम शब्दों से किस प्रकार हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे वो यहाँ पर देखिए। मनुष्य, मनुष्यता। अपना, जैसे कि आप जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, तुम, हम, तुम्हारा, अपना, उनका, उन्होंने, ये सारे शब्द सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो आप यहाँ देखिए अपना, अपनत्व। स्व, स्वत्व। मम, ममता या ममत्व भी हो सकता है। सम, समता। पराया, परायापन। सर्व, सर्वस्व। निज से निजता। अब यहाँ पर लेती हूँ कुछ क्रिया शब्द जिनसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। सुनना। अब क्रिया क्या होती है? सबसे पहले क्रिया जान लीजिए कि वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि भाई क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है वो काम, तो आपको वो शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फोन किया अपने मित्र को, हाँ हेलो क्या कर रहे हो, तो उसने कहा बैठा हूँ टीवी देख रहा हूँ, तो दो चीज़ों से आपको क्रिया का पता चल गया कि वो इस समय पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो बैठा हुआ था और टीवी देख रहा है। तो आपके माइंड में क्लियर हो गया है कि वो पढ़ नहीं रहा था क्योंकि उसने टीवी देखने की बात की। अगर वो आपसे फोन उठाते से कहे हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, तो उस समय आप टीवी का जजमेंट नहीं लगाएंगे वहां पर कि वो टीवी देख रहा है। तो क्रिया शब्द से क्लियर स्थिति हो जाती है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है। अब ऐसे ही आप यहाँ देखिए सुनना। तो सुनना से क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। जब कोई बात सुनी जाती है तो वो हमें सुनाई देती है। फिर कमाना, कमाई। इसमें ई शब्द का प्रयोग भी कई बार किया जाता है। बहना, कोई नदी बह रही है तो हम नदी के बहाव की बात करते हैं। काटना, कटाई। देखना, दिखावा या दिखाई भी हो सकता है। रोना, रुलाई। चलना, चाल। देना, दान। हंसना, हंसी। और लिखना, लिखाई या लिखावट से संबंधित होता है। तो इस प्रकार जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो किस किस से बनाई जा सकती हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बनाई जा सकती हैं, विशेषण शब्दों से, सर्वनाम से, और क्रिया से ये भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। कई बार आपको भाववाचक संज्ञा के और विशेषण के शब्द एक जैसे लगेंगे, लेकिन उन दोनों में अंतर होता है और उस अंतर को आप इस प्रकार पहचान सकते हैं। अब बच्चे ने अगर माँ से कहा कि माँ मैं बहुत भूखा हूँ, तो भूखा होना उसका विशेषण हुआ, लेकिन भूखा होने पर उसको किस चीज का एहसास हो रहा है? भूख का एहसास हो रहा है। तो वो जो भूख है वो क्या होगी? वो भाववाचक संज्ञा होगी। अगर कोई व्यक्ति बहुत महान है
ठीक है। विवेकानंद बहुत महान थे, तो ये उनका महान होना उनकी विशेषता हुई, लेकिन उनकी महानता से आपके अंदर कौन सा भाव जागृत हुआ? महानता का। तो महानता भाववाचक संज्ञा हुई, यानी किसी वस्तु व्यक्ति को देखकर आपके मन में जो फीलिंग आती है, जो भाव जागृत होता है, वही भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम जातिवाचक विशेषण और सर्वनाम और साथ ही साथ क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं और भाववाचक संज्ञा होती क्या है। तो ये आपको क्लियर अगर हो गया है तो फिर तो संज्ञा एकदम कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि संज्ञा से आसान तो फिर हिंदी साहित्य में कुछ है ही नहीं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में कुछ है ही नहीं। तो अगर यहाँ पर संज्ञा एकदम क्लियर हो गई है तो फिर बहुत अच्छी बात है। 5 प्रकार की संज्ञा आज हमने पढ़ी है, तो बिल्कुल भी अब आपको नहीं भूलना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक के साथ साथ हमने 2 नई संज्ञाएं यहाँ पर पढ़ी हैं, जो कि हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो बस इनका एक बार रिवीजन जो होता है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी जो व्याकरण की पुस्तक है उससे भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण और MCQs जो है वो मैं भी आपको कराऊंगी, तो उसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। जितनी अधिक किताबों का वाचन आप करेंगे, जितने अधिक वीडियोज़ आप चीज़ों के देखेंगे, चीज़ें उतनी अधिक क्लियर हो जाएंगी। तो मैग्नेट ब्रेन्स वैसे भी ना केवल सिर्फ आपकी कक्षा, बल्कि कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक हर एक कक्षा के हर एक विषय के ढेरों वीडियो बिल्कुल पूरी तरह निःशुल्क आपको उपलब्ध कराता है। ये भारत का नंबर 1 चैनल है, जो कि आपसे वचनबद्ध है आपके लिए जो प्योर और कंप्लीट एजुकेशन है वो देने के लिए। तो यहाँ पर हम आपकी सहायता के लिए हैं, तो इन वीडियोस को देखिए, जो भी डाउट है उसको पूछिए, ताकि वो चीज़ें एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होती जाएं। ठीक है। अब आप जानना चाहेंगे कि कौन सी क्लासेस हैं जिनके वीडियोस यहाँ प्रोवाइड होते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे CBSE इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, इन सारी चीज़ों के हर एक कक्षा के वीडियो आपको यहाँ पर हर एक विषय के इजीली यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। NTSC CUT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोज़ यहाँ अवेलेबल हैं। साथ ही साथ जो ओलंपियाड्स आपके लिए देना बहुत ज़रूरी है वो भी यहाँ पर हैं। और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, जो कि अब आपके लिए कंपलसरी हो चुकी है, उसकी तैयारी भी यहाँ पर कराई जाती है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने की बात तो मुझे बोलनी नहीं है, क्योंकि ये सब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप ये सब लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। साथ ही साथ बुक्स और ई-बुक्स का कलेक्शन भी अगर चाहते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक लिंक दी है भाई, उस पर कर लीजिए क्लिक। एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म को भर दीजिए, भेज दीजिए, चीज़ें आप तक भी पहुँच जाएंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में MCQs के साथ, और तब तक इसका रिवीजन करते रहिए, पुनरावलोकन करते रहिए, खूब पढ़िए, खूब अभ्यास करिए। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।